बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिज़िक्स में से एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारे पास एसी जनरेटर। तो इस वीडियो में हम एसी जनरेटर की डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग मेथड डायग्राम्स के साथ अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत करें और शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देख लें, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। तो बात कर लेते हैं एसी जनरेटर में। सबसे पहले एसी की। एसी क्या होती है? एसी अब्रीविएटेड होती है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है जी, अब्रीविएशन है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जैसे हमारे पास करंट के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरे को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी। एसी और डीसी। अच्छा, अब एसी और डीसी जो है हम घरों में यूज़ करते हैं। एसी जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे घरों में, जैसे मान ले जो फ़ैन होती हैं, जो सीलिंग फ़ैन होती हैं, या फिर जो रेफ्रिजरेटर्स होती हैं, या जो वॉशिंग मशीन और जो एलईडी बल्ब, इन सारों में जो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट काम आती है हमारे घरों में। और जो डीसी होती है वो मोबाइल फ़ोन के बैटरीज में या टॉर्च के बैटरीज में या सोलर पैनल्स में होती है। तो कहने का मतलब जो है हमारे घरों में ज़्यादा यूज़ होने वाली जो करंट होती है वो एसी होती है। अब ये जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये जनरेट कैसे होती है, पैदा कैसे होती है? इसके लिए यूज़ होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर, जो यूजुअली जो पावर हाउसेस के अंदर यूज़ होते हैं। पावर हाउसेस में एसी जनरेटर्स यूज़ होते हैं और वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एसी जनरेटर, और हमारे घरों तक वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है और हम उसे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो एसी जनरेटर होती है ये क्या काम करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और जो इसका आउटपुट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है। ठीक है जी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है जी, ये मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। अब यहाँ पे होता यह है कि जिस तरह पानी के ज़रिए हम क्या कर देते हैं, टरबाइन को रोटेट कर देते हैं, तो पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करती है, वो भी क्या होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब उस टरबाइन से एसी जनरेटर तक क्या आ जाती है? मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर तक जाती है, और फिर जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब ये जो एसी जनरेटर है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस उसूल के तहत काम करता है एसी जनरेटर? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो एसी जनरेटर होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह काम करता है वो मैं आपको आगे डायग्राम्स में समझाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब उसके बाद हम जो है बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। जो एसी जनरेटर होता है हमारे पास, ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किन किन पार्ट्स से मिलकर बना है, तो इनकी पार्ट्स में जो है हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है हमारे पास। कॉइल मतलब वायर, जो वायर को हम एक क्लोज्ड शेप देते हैं तो वो कॉइल बन जाता है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है हमारे पास एसी जनरेटर में, प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये दो मैग्नेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास दो मैग्नेट हैं, एक ये नॉर्थ है, ठीक है जी, दूसरा ये साउथ है। जिस तरह हमारे पास होता है ना मैग्नेट्स में, देखें ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के हमारे पास बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है जी, तो ये इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल उस साइड पे है, और दूसरे में हमारे पास साउथ पोल रखा जाता है और इसके इस साइड में नॉर्थ पोल होगा। मतलब दो मैग्नेट्स, एक का साउथ पोल एक का नॉर्थ पोल, एक
दूसरे के इस तरह रखे जाते हैं। अब इन दो मैग्नेट्स के बीच में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। अब जैसे ही आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है, मतलब यहाँ में जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब इसमें क्या होता है, इन दो मैग्नेट्स के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा जाता है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि अमूमन कॉपर से बना हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अब आगे क्या है, the ends of the coil are attached with circular shaped rings called slip rings. Slip rings are used to transfer current from coil to the external circuit. अब यहाँ पे हमने जिस तरह देखा कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस कॉइल के जो दो आउटपुट लाइंस होती हैं, आपको पता है वायर के दो एक्सटर्नल जो वायर्स होती है ना, जिस तरह हमने वायर को एक रेक्टेंगुलर शेप दिया, तो जो इसके दो आउटपुट वायर्स होते हैं कॉइल के, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्लिप रिंग्स के साथ अटैच कर देते हैं। अब ये जो स्लिप रिंग्स यहाँ पे शो ऑफ की गई हैं, ये क्या है, ये एक राउंड शेप के जो है रिंग्स होती हैं। जिस तरह के रिंग्स हम जो है क्या करते हैं, फिंगर्स में जो हम पहनते हैं इसी शेप के ही होते हैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर तकरीबन इस तरह का होता है, ताकि ये रोटेट करते हुए वायर को अपने साथ अटैच रखें, ये स्लिप रिंग्स। ठीक है जी, ये दो होते हैं, एक वायर के साथ अटैच होता है, दूसरा स्लिप रिंग दूसरे वायर के साथ अटैच होता है कॉइल के। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे दो ब्रशेस लगे हुए होते हैं, जो यहाँ पे हैं हमारे पास, एक ये ब्रश है, दूसरा ये ब्रश है, दोनों स्लिप रिंग्स के साथ ब्रशेस अटैच होते हैं, और ये ब्रशेस जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे दोनों के साथ जो है स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और ये स्प्रिंग और ये ब्रशेस दोनों क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, ताकि इस कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जो करंट आएगा, उसको ये क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स के ज़रिए ये ब्रशेस से होकर एक्सटर्नल सर्किट तक जाएगा, जिसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्लिप रिंग्स यूज़ करने का मकसद क्या है, देखिए इसका मकसद ये है कि करंट जो है जो कॉइल से आता है उसको हम एक्सटर्नल सर्किट तक ले जाएं। अगर हम यहाँ पे स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस या ग्रेफाइट ब्रशेस यहाँ पे यूज़ ना कर लेते, तो क्या होता, अगर डायरेक्टली अटैच कर देते तो ये तो घूमता है, कॉइल तो घूमता है, जब ये घूमेगा, अगर हम वायर को डायरेक्टली अटैच करेंगे वो तो टूट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग्स मतलब लेट सपोज ये इसका एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस है, इसमें अगर ये घूमता है ना, तो स्लिप रिंग्स इसके साथ यहाँ पे अटैच होते हैं, और ये एक कार्बन ब्रश इस तरह इसके साथ अटैच होता है, तो ये अगर घूमता भी है ना तो ये इसके साथ अटैच ही रहता है। ये जो स्प्रिंग होता है ये इसको कंप्रेस करके रखता है, उसके साथ अटैच करके रखता है, और ये स्लिप रिंग्स जो होते हैं ये इस तरह घूमते हैं, लेकिन ये कार्बन ब्रशेस उसके साथ अटैच रहते ही हैं। तो इस उसूल के तहत ये इसके साथ अटैच भी रहता है और ये घूमता भी है। ठीक है जी। तो स्लिप रिंग्स इस तरह काम आते हैं, और स्प्रिंग इस कार्बन ब्रश को उसके साथ पुश करके रखते हुए ताकि वो अटैच ही रहे। और यहाँ से जो करंट या वोल्टेज आता है उसको हम गैल्वानोमीटर से मेजर करते हैं, या हम जो है इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने जो है जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होती है उनमें हम इस करंट को यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर से हमें ऑब्टेन होती है। तो ये था हमारे पास एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं वर्किंग में, कि ये जो एसी जनरेटर होता है ये वर्क कैसे करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखें ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये नॉर्थ ये साउथ इस बीच में रखा है। तो ये इसका ज़रा जो है 3D फिगर यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें जो है ये दो मैग्नेट्स के बीच में इस तरह प्लेस किया गया है ये रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है जी। इसको जो है इसकी ज़रूरत है इन डायग्राम्स की, आगे इस वर्किंग में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका वर्किंग क्या है, इस ऐसे जनरेटर का वर्किंग ये है, व्हेन द कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग external force, the magnetic field in the coil is changed due to change in its position which causes अच्छा which को यहाँ पे मिटा लेते हैं ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब ना हो। अच्छा,
ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन causes EMF to be induced in the coil। यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। किसी भी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास EMF इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस्ड होता है। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को, एक रेक्टेंगुलर शेप या किसी भी शेप का एक कॉइल को एक्सटर्नल फोर्स देकर उसको रोटेट करते हो, तो जब इस कॉइल को रोटेट करते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इस कॉइल में। और जब किसी भी कंडक्टर में, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए तो उस कॉइल में, उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी एसी जनरेटर में यही प्रोसेस होता है कि हम जो है एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं और उस कॉइल को रोटेट कर देते हैं। और जब कॉइल को रोटेट कर देते हैं तो कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब कॉइल के रोटेशन की वजह से उस कॉइल का पोजीशन चेंज होता रहता है और इस कॉइल के पोजीशन में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। और इस तरीके से एक्सटर्नल वर्क करने पर, मैकेनिकल एनर्जी देने पर इस कॉइल की रोटेशन की वजह से इसमें क्या होती है, EMF इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये तो जो है एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब इसमें और पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने समझना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड EMF एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज through the coil called induced current, and this current changes its direction after every half cycle and called alternating current। अब यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पे क्या होती है, इंड्यूस्ड EMF होता है, मतलब EMF इंड्यूस्ड होता है और उस EMF के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर EMF है तो करंट भी हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास किसी सोर्स में EMF तो होता है लेकिन करंट नहीं होता। लेकिन करंट तभी होता है कि जब आप एक क्लोज्ड लूप बनाए, एक क्लोज्ड पाथ बनाए। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से जो है EMF इंड्यूस होता है इस कॉइल में, आप यहाँ पे एक्सटर्नल कोई चीज़ लगा दें, इस सर्किट को कंप्लीट कर दें, तो फिर इसमें करंट भी फ्लो करेगा और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर पाथ क्लोज ना हो, फॉर एग्जांपल ये गिल्वानोमीटर इसमें अटैच अगर ना हो तो फिर ये एक क्लोज नहीं बन पाता है ना, ये एक ओपन सर्किट बनता है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो मतलब जो यहाँ पे EMF की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है, जो करंट फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये जो इंड्यूस्ड करंट इस AC जनरेटर में होता है, ये अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। देखिए, मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में करेंगे, पहले डायरेक्शन को समझते हैं कि डायरेक्शन इस AC जनरेटर में कैसे चेंज होता है। आपने जो है AC और DC की ग्राफ देखी होगी। जो बैटरी में हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना मैग्नीट्यूड। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका ग्राफ आपने शायद देखा होगा कि वो क्या होता है, वो एक जो है एक वेव की शक्ल बनाता है। मतलब यह है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब होता किस तरह है, उसको हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक ग्राफ बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास टाइम है और ये अप साइड पे या आपके पास बोल लें करंट है या वोल्टेज, ठीक है जी, या करंट या वोल्टेज, दोनों का ग्राफ तकरीबन सेम होता है। तो यहाँ पे AC जो आउटपुट हमें मिलती है वो किस तरह मिलती है, वो इस तरह देखें, इस तरह वेव के फॉर्म में मिलती है जो AC हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपर वाला साइड है, लेट सपोज ये प्लस है और ये जो है निचला वाला साइड ये नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो करंट इसमें से फ्लो करती जाती है, ये देखें कुछ अपर साइड पे होता है, कुछ इसके लोअर साइड पे होते हैं। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो जाती है। करंट के डायरेक्शन का चेंज का मतलब यही होता है। अब ये होता कैसे वो हम समझते हैं आगे।
और दूसरी बात, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है। देखें यहाँ पे ये वोल्टेज या करंट है अप साइड पे, तो यहाँ पे ये करंट है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा है। ठीक है जी, मतलब जिस तरह ये ऊपर जाता है ये ग्राफ, उतना करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती जाती है। तो देख रहे हो आप, यहाँ से ये करंट जो है वो ज़्यादा होती जाती है, यहाँ पे पीक तक पहुँचती है और वहाँ से फिर कम होती जाती है, यहाँ तक ज़ीरो तक आता है। ये जो लाइन होती है ये ज़ीरो होती है और यहाँ से फिर जो है मज़ीद ज़्यादा होती जाती है, यहाँ पे फिर पीक तक आता है, फिर कम होती जाती है, यहाँ फिर ज़ीरो। मतलब ये कम ज़्यादा होती जाती है करंट या वोल्टेज। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस करंट की मैग्नीट्यूड भी कम ज़्यादा होती है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अल्टरनेटिंग करंट इस तरह होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम समझते हैं एक चीज़, ये जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ तक जब आता है ना, मतलब एक अपर साइड एक लोअर साइड, तो वन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। और यहाँ पे हमारे पास चार फेजेस बनते हैं, चार, इसको हम चार जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। शुरू में यहाँ से यहाँ तक जो करंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जब करंट डिक्रीज होती है जीरो तक। दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है जी, और यहाँ से वापस यहाँ तक जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में वापस डिक्रीज होती है। तो ये हम चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं और इनको जो है हम स्टडी कर लेते हैं कि पहले पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे और चौथे पार्ट में ये किस तरह करंट कम ज़्यादा होती है और किस तरह इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और किस तरह ये वेव बनती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है ये किस तरह पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड को भी देखेंगे, पहले ये करंट की डायरेक्शन किस तरह चेंज हो जाती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मान ले कि हम जो है इसको इस तरह हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ये जो नॉर्थ पोल है इसको हमने यहाँ पे रखा है, ये साउथ मैग्नेट है यहाँ पे। हम ये जो व्यू है ये अपर साइड से देखने पर, जैसे आप किसी जो है ऊपर जाके नीचे देखते हो ना, तो ये उस तरह का एक डायग्राम है। ठीक है जी, जिसमें ये नॉर्थ, ये साउथ, ये बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस है और ये इस तरह रोटेट करती है। ये इसका रोटेशन का डायरेक्शन है। ठीक है जी, मैं आपको इसको एक ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। अच्छा, तो ये एक कॉइल है जो इसमें प्लेस्ड है, तो ये देखें ये इस डायरेक्शन में ये क्या होती है, रोटेट हो जाती है। तो इनकी पोजीशन जो है यहाँ से इस तरह चेंज हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर जो है यहाँ पे फोर्स देखें, ये फोर्स ये किस तरह होता है, ये यहाँ से इस तरह होके, मतलब इस तरह होके इस तरह रोटेट करती है ना, इस तरह देखें, ये देखें यहाँ से ये इस तरह जाती है। तो फिर यहाँ पे जो फोर्स लगता है इसमें वो क्या आ रहा है, वो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। ये यहाँ पे इस पॉइंट में इनटू द बोर्ड, तो ये यहाँ से जो है ये इस तरह रोटेट करती है, देखें इस तरह। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर लें तो वो किस तरह है, देखें ये जो पॉइंट होता है, ये जो फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, ये आपको करंट का बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ टू साउथ इस तरह, ठीक है जी, वो नॉर्थ टू साउथ होंगी इस तरह। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इस फिंगर को प्लेस करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ये थंब। तो यहाँ पे फोर्स किस तरह है, देखें ये इस तरह रोटेट करती है ना, इस तरह। तो फोर्स यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड, देखें ये आउट ऑफ द बोर्ड थंब। तो यहाँ पे ये देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड जा रहा है। तो मतलब यहाँ में अगर ये इस तरह रोटेट करेगा तो इस वायर में से जो करंट होगा वो अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ से मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जो करंट है हमारा वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह इसमें से डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू द बोर्ड लग रहा है, यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड रहा था, ये इनटू द बोर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखें, ये फोर्स शुरू में आउट ऑफ द बोर्ड रहा था, अब इनटू द बोर्ड लग रहा है। तो फिर यहाँ पे करंट जो है, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये जो फिंगर है ये डाउनवर्ड आ रहा है करंट, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड।
तो करंट यहाँ से अपवर्ड जाके यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ इन पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट सपोज ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट लेट सपोज बी है, ये लेट सपोज सी और ये लेट सपोज डी। तो आप देख रहे हो अगर ये रोटेशन कंप्लीट करेगा वन साइकिल, फॉर एग्जांपल ये इस तरह है ना, अब ये इस तरह हो कि जब वापस इस तरह हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि ये जो सी डी पॉइंट होगा ये ए बी की जगह लेगा, बी और ए जो है ये सी डी की जगह लेंगे, इस तरह होगा ना। देखें ये आपके पास लेट सपोज ए बी है और ये सी डी है, ए बी सी डी। अब ये अगर इस डायरेक्शन में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो जो सी डी वाला साइड था वो अब ए बी की जगह ले रहा है और जो ए बी वाला साइड है वो सी डी का जगह ले रहा है, ठीक है ना, ये रिप्लेस होंगी। तो फिर हम लिख सकते हैं कि एक हाफ रोटेशन के बाद जो ए बी साइड होगा वो हमारे पास रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा और जो सी डी वाला साइड होगा वो रोटेट होके यहाँ पे आएगा, ठीक। अच्छा अब देख लें, अब यहाँ पे होता ये है कि ये जो इस साइड वाला हमारे पास वायर होता है उसमें से करंट तो अपवर्ड ही जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या होगी, अपवर्ड, और जो उस साइड वाला पॉइंट होता है हमारे पास उसमें से करंट डाउनवर्ड आता है। तो आप यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हो, देखें शुरू में हमारे पास सी डी में जो करंट की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, अब क्या है सी डी में डायरेक्शन अपवर्ड है। शुरू में हमारे पास ए बी में डायरेक्शन करंट की क्या थी, अपवर्ड थी, अब ए बी में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मतलब जो है एक हाफ साइकिल कंप्लीट होने में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होती है वो देखें मैंने आपको कहा कि ये जो यहाँ से रोटेट होकर जब इस तरह होता है तो हाफ साइकिल होता है और जब वापस इनिशियल पोजीशन में तक आता है तो फिर एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो शुरू का हाफ साइकिल होता है उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह है और उसके बाद का जो हाफ साइकिल होता है उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह है। करंट की डायरेक्शन देखें है तो इस तरह ही, ये इस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन जो हमारे पास जो वायर्स होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, जो ए बी की जगह आती है वो सी डी आती है और जो सी डी की जगह होती है वो ए बी आती है। तो फिर वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर हम कहते हैं कि जो है ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है जी। अब ये हर एक हाफ साइकिल में जो है इस तरह ये चेंज होता है, पहले इस प्रोसेस से यहाँ तक आता है और यहाँ से वापस जो है ये एक और रोटेशन करेगा तो फिर ए बी वापस अपनी जगह तक आएगा, तो फिर क्या होगा करंट की वापस वही डायरेक्शन बनेगी जो शुरू में था, ठीक है जी। तो फिर इस तरह होके फिर जो है हाफ साइकिल में चेंज हो जाएगी, इस तरह ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, क्लियर। अच्छा अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह हमने देखा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होता है, ये जो कम ज़्यादा क्यों होता है, इस पे बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पे बात आती है कि जो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना ऐसे जनरेटर में, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे जो मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा सुटेबल था क्योंकि हम जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा नहीं है, वो एफएससी में है, हम क्लास 10th का फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ही बोल लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड या करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जितना ज़्यादा होगा कम टाइम में जितना ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ज़्यादा जो है हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज अगर ज़्यादा हो कम टाइम में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा, रेट ऑफ चेंज कम होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। तो इसी तरह जब ये कॉइल देखें यहाँ पे इनिशियली ये क्या होती है हमारे पास, लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसका वर्टिकल पोजीशन हम देख लेते हैं, मतलब इन दो मैग्नेट्स के बीच में ये अगर लेट सपोज इस तरह रखा जाए,
मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना। अगर इस तरह रखा जाए, देखिए अगर इस तरह हो तो फिर क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो ज़्यादा होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल में से पास होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि देखिए ये वर्टिकल रखा है ना इन दो मैग्नेटिक इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो ये इसमें वर्टिकल रखा है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी वो ज़्यादा होंगी। और अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स इस कॉइल में से कम पास होंगी, क्योंकि कुछ इसके ऊपर से गुजरेंगी, कुछ इसके नीचे से गुजरेंगी। तो यहाँ से जो है कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल में से कम पास होंगी अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा जाए। और अगर ये इस तरह वर्टिकल रखा जाए तो फिर इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। तो अगर हम इनिशियली देख लें, अगर ये वर्टिकल पोजीशन में है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से इंड्यूस नहीं होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा चेंज होने की वजह से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब ये है कि ईएमएफ की इंड्यूस होने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी या ज़्यादती, ठीक है जी, चेंज ज़रूरी है। मतलब ये है कि ईएमएफ के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा पास होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज ज़रूरी है। चाहे वो चेंज कम हो रहा हो या ज़्यादा, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज आना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे एक कॉइल है, ये मैग्नेट, और इसके पास में एक कॉइल है। आप क्या होता है, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस मैग्नेट की वजह से इस तरह निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन आप इसको रेस्ट में ही रखें तो ये तो इसके पास से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इस कॉइल में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही है लेकिन उनमें चेंज नहीं आ रहा। आप अगर इस मैग्नेट को इससे दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ज़रूरी चीज़ क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। तो यहाँ भी हमारे पास यही पॉइंट है कि ईएमएफ में चेंज अगर ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब ये है कि आप अगर इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक ले आएँ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, क्योंकि आप अगर मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी उसमें से, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप अगर इसको तेज़ मूव करवाएंगे, इस मैग्नेट को तेज़ इस तरफ ले आएंगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप अगर इस मैग्नेट को आराम से ले आएंगे तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, कम मैग्नीट्यूड का ईएमएफ होगा। समझ रहे हैं? मतलब यह है कि आप अगर इसको शॉर्ट टाइम में इसको खींचेंगे, तेज़ी से इस मैग्नेट को खींचेंगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ज़्यादा ईएमएफ। अगर आप इसको आराम से खींचेंगे, आराम से इस तरफ ले आएंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब ये जो मोशन है मैग्नेट का, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ, क्योंकि मोशन की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, और जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जितना ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी उतना ज़्यादा होगा। अब यही पॉइंट एसी जनरेटर में आता है कि आप अगर शुरू में इसको इस वर्टिकल पोजीशन में रखें तो बेशक इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास हो रही हैं, लेकिन ईएमएफ इसमें ज़ीरो होगा। इस पोजीशन की तरह बेशक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही हैं लेकिन ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं है। तो इस वर्टिकल पोजीशन में आप अगर इसको रख लें तो ईएमएफ ज़ीरो है, बेशक ज़्यादा पास हो रही है, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है चेंज। ये पॉइंट आप याद रख लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अगर इसका ग्राफ बना लूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए शुरू में अगर ये इस तरह है तो इसमें ईएमएफ क्या है, ज़ीरो है, ठीक है जी, इस पोजीशन में है ईएमएफ, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे इसको ईएमएफ को यहाँ पे वी के फॉर्म में लिखता हूँ, वोल्टेज के फॉर्म में, और ये हमारे पास अगर टाइम है, ठीक है जी,
तो शुरू में ये क्या है, ज़ीरो है। अब जैसे ही हम इस पे कोई मैकेनिकल एनर्जी करके इसको रोटेट कर देते हैं तो इस वर्टिकल पोजीशन से ये जब इस तरह होता है, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जब ये इस पोजीशन तक आता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं, इसके ऊपर से गुजर रही हैं, इसके नीचे से, लेकिन इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही जिस तरह शुरू में पास हो रही थी इसके वर्टिकल पोजीशन में। तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल पोजीशन से ये जब इनिशियल तक आ गया तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ज़्यादा पास हो रही थी, अब पास ही नहीं हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया। मतलब इस वर्टिकल से जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, जब ये हॉरिजॉन्टल तक आ गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास नहीं हो रही। तो मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ गया मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब पहले इतना ज़्यादा पास हो रही थी, अब पास ही नहीं हो रही। तो ये जो चेंज है इसकी वजह से करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये जो चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती जाती है, और यहाँ से ये आकर ईएमएफ इस पोजीशन तक ये आ जाती है। ठीक है जी, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम पॉइंट होती है जब ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक आती है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, बेशक इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से गुजर रही है इस कॉइल में, वो कम होती जाती है। देखें, शुरू में ज़्यादा पास हो रही थी, जब हम इसको रोटेट करके इस पोजीशन तक ले आए तो पास ही नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ रही है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ में जो है ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ईएमएफ की मैग्नीट्यूड के लिए चेंज ज़रूरी है। जितना रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा उतना ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो मतलब इस वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक आने में जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ होता है तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ होती है। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने के बाद इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है, और फिर ये वापस रोटेट करके इस वर्टिकल पोजीशन तक आता है। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, और फिर जो है हमारे पास जो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होती है वो फिर वापस कम होना स्टार्ट कर देता है। और फिर जब ये वर्टिकल पोजीशन में आता है, तो शुरू में भी वर्टिकल में था, अब भी वर्टिकल में है। तो शुरू में जिस तरह ईएमएफ ज़ीरो था, अब भी ईएमएफ यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन याद रहे कि एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो यहाँ से इस तरह आता है। देखें, साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसको इस वर्टिकल पोजीशन से यहाँ तक आना और यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में आना ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल क्या है कि यहाँ से ये इस तरह हॉरिजॉन्टल आ चुका है और फिर वर्टिकल, हाफ साइकिल। अब उसके बाद इसका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिवर्स प्रोसेस किस तरह, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अब शुरू में ये इस तरह था, अब ये इस तरह हो चुका है। तो मतलब इस कॉइल में जो वायर्स होती हैं वो रिप्लेस हो चुकी हैं। जो ए बी की जगह था वो जो है सी डी ने लिया, और सी डी की जगह ए बी ने लिया। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन प्रोसेस वही है। मतलब ये है कि ये शुरू में इस तरह था, दूसरे स्टेप में हॉरिजॉन्टल, तीसरे स्टेप में फिर से वर्टिकल, और चौथे स्टेप में फिर से हॉरिजॉन्टल जब आता है तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इस वजह से हम करंट को इस डायरेक्शन में लेंगे और फिर ये इंक्रीज होती जाती है और यहाँ तक आता है। जिस तरह शुरू में इंक्रीज हो रही थी, अब भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरह। और यहाँ से फिर जो है इस हॉरिजॉन्टल से वापस इसका जो वर्टिकल पोजीशन होता है, देखें इस तरह ये हॉरिजॉन्टल था और इसमें वापस वर्टिकल आने तक ये यहाँ से वापस घूम के इस तरह यहाँ पे आता है, और यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन दो पॉइंट्स में, और इन पॉइंट्स में हमारे पास जीरो वैल्यू ऑफ ईएमएफ या करंट। ईएमएफ और करंट दोनों जो है ग्राफ में सेम होती है। मतलब अभी आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और फिर उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है, और फिर इस तरह होते होते ये जो साइकिल होता है, ये एक साइकिल में इस तरह ये एक
जो है एक वेव फॉर्म बनती है, और फिर ये अगर कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है तो फिर इस तरह ये वेव फॉर्म बनते रहते हैं, और हमें जो करंट मिलता है एज एन आउटपुट वो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो तो ये पहले ये सब कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये पहले लिख लो। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस पर अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे मैं जो है आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगा, या फुल स्क्रीन में आएगा, आप वहाँ से जो है पास करके या मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप जो है लिख सकते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो स्क्रीन पे आ रहा है आप वो लिख लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है दो टर्मिनोलॉजीज इसमें है, एक हमारे पास टाइम पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी। बेशक क्लास 10 के फिजिक्स में शायद किसी बुक में मेंशन किया गया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है कि वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम पीरियड होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको वन साइकिल लगता है ना, ये वन साइकिल है, तो इसका वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। अगर मतलब ये कॉइल जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये एक साइकिल एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अगर 1 सेकंड लेता है तो 1 सेकंड इसका टाइम पीरियड, 2 सेकंड लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अगर 2 सेकंड लेता है तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड। ठीक है जी। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। वो किस तरह है, मतलब जिस तरह टाइम पीरियड में हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक सेकंड में जितने साइकिल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर एक साइकिल में हमारे पास अगर एक सेकंड में हमारे पास 2 साइकिल होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, अगर एक सेकंड में 3 साइकिल होती हैं तो हमारे पास जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 हर्ट्ज होगी, और अगर एक सेकंड में 4 साइकिल होती हैं तो हमारे पास क्या है 4 हर्ट्ज। अगर इसमें अगर एग्जांपल देख लें, अगर यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लेट सपोज अगर 1 सेकंड लगा है तो देखें ये एक साइकिल और यहाँ से फिर 2 साइकिल, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा 2 हर्ट्ज होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 2। ठीक है जी। लेकिन फ्रीक्वेंसी 1 या 2 नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट जो वोल्टेज मिलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे बुक में मेंशन की गई है वो 50 to 60 हर्ट्ज होती है। मतलब ये है कि एक सेकंड में ये 50 to 60 साइकिल्स पास होती है। मतलब जो ऐसे जनरेटर होते हैं वो क्या कर लेती है, एक सेकंड में 50 to 60 मरतबा इसमें क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। ठीक है जी। एक सेकंड में 50 to 60 टाइम्स रोटेट करती हैं, इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 to 60, और टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 0.002 सेकंड। ये शुरू में मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी इतना हाई होगा 50 होगा, मतलब अगर एक सेकंड में 50 रोटेशन होती है तो एक रोटेशन के लिए बहुत कम टाइम होगा जो टाइम पीरियड होता है उसका, तो वो कितना बचता है हमारे पास 0.002। 0.002 में एक साइकिल, और फिर इस तरह 50 साइकिल कंप्लीट करने में पूरा एक सेकंड लगता है, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। अच्छा, तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है एसी जनरेटर के बारे में यही था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।